गुड मॉर्निंग क्लास 11C। लास्ट दिन पे चिल्ड्रन हम लोग ने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के लिए फॉर्मूला देखा था। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स अगर कंटेनर ओपन है, जैसे ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अगर कंटेनर ओपन है, क्लोज नहीं है, ठीक है, और ये ऑरिफिस की पोजीशन है, यहाँ पे ऑरिफिस है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो ये जो ऑरिफिस से लिक्विड जिस वेलोसिटी से बाहर निकलता है, ऑरिफिस से लिक्विड जिस वेलोसिटी से बाहर निकलता है, उस वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, जिसका हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? V = √2gh। ये तब होता है जब कंटेनर ओपन हो, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने फर्स्ट सरफेस लिख दिया था, इसको सेकंड सरफेस लिख दिया था, और सेकंड वाले की ग्राउंड से हाइट मैंने h1 ले ली थी और इसकी हाइट h2 ले ली थी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है h1 - h2 उसको h लिख दिया था। तो जो ये लिक्विड है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अब मैं इसको निकालने जा रहा हूँ कि लिक्विड को कंटेनर से जो है ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितनी देर के बाद लिक्विड पहुंचेगा और कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे गिरेगा। ये दो चीज़ कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। टाइम ऑफ फॉल निकालने जा रहा हूँ, टाइम ऑफ फॉल। तो इसमें बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन का ही हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो आप देखिए लिक्विड की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दिखा रखी है। वेलोसिटी सामने की ओर जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, नीचे की ओर नहीं जा रहा, नीचे की ओर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिक्विड की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, या लिक्विड वर्टिकल डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, वो तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। और नीचे की ओर जो एक्सेलरेशन लगेगा बच्चों, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो हाइट है वो है h2, हाइट है, h की वैल्यू h2। देयरफॉर बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h = ut + ½ gt²। अगर इसको अप्लाई कर लूँ तो h2 को मैं, h2 को ये भी लिख सकते हैं आप h1 - h, h1 पूरी है और ये h है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ h1 - h रख दूँ, u की वैल्यू 0 + ½ gt², तो यहाँ से t² = आ गया 2h1 - h/g। तो इससे फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कि टाइम ऑफ फॉल का क्या फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला आ गया 2√h1 - h/g। ये पूरा टर्म रूट में आ जाएगा। ये टाइम ऑफ फॉल का फॉर्मूला हो गया कि ग्राउंड लिक्विड को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब इसकी रेंज निकालनी, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। चिल्ड्रन, आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा हो तो आप देख रहे होंगे, बिल्कुल मैंने इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में भी किया था। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो अब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग सारी चीज़ें लूँगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देखिए तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो है वो √2gh है, और ग्राउंड तक वाटर को फॉल करने में जो टाइम लग रहा है वो आ गया है √2h1 - h/g। देयरफॉर सिंपल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन तो 0 होगा अलोंग एक्स एक्सिस, देयरफॉर सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की जगह मैंने x पुट कर दिया, स्पीड की वैल्यू रख रहा हूँ, स्पीड हमें मालूम है √2gh, और टाइम की वैल्यू भी ऊपर से पुट कर दे रहा हूँ 2h1 - h/g। ये g से g कैंसिल हो जाएगा, और √2 × √2 2 आ गया, √h h1 - h। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको लिक्विड को कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे।
इसमें H1 जो है वो ग्राउंड से वाटर लेवल तक की हाइट है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये लिक्विड मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा कर के गिरे तो उसको हम लोग उसकी कंडीशन कैलकुलस से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, इसको आप 12th में समझ पाएंगे, तो अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस x, अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो ये ज़रूरी है कि ये दोनों टर्म h और h1 माइनस h, इस फॉर्मूले में स्मॉल h यानी जो रूट के अंदर दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट हो ये आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिए कि कभी भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है जब ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो। ठीक है, h वाले टर्म को एक तरफ ले आए, 2h इज इक्वल टू हो गया h1, तो इससे h की वैल्यू आ गई h1/2। इसका मतलब ये है कि जो ऑरिफिस है यानी जो होल की पोजीशन है वो बिल्कुल कंटेनर के मिड पॉइंट पे होना चाहिए। टू कवर ए मैक्सिमम डिस्टेंस the position of orifice is at the middle। ठीक है, अच्छा चिल्ड्रन, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम की। देखिए, अगर कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है और उसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो बर्नौलीज थ्योरम का ये फॉर्मूला यूज़ होता है, यानी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट होगा इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप। ठीक है, जहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी। प्रेशर एनर्जी मीन्स प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे इस बुक में बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, हम लोग को सारे एप्लीकेशंस इसके देखने हैं। इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं वो है डीप वाटर रन्स काम। डीप वाटर रन्स काम, इसका ज़रा देखिएगा, ये मैंने ये सपोज करिए कि मैंने दिखा रखा है, वाटर को दिखा रखा है, ये वाटर को दिखा रखा है और ये आप समुद्र का किनारा सपोज कर लीजिए और ये धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली समुद्र के बीच में डेप्थ ज़्यादा होगी, यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, और जहाँ डेप्थ ज़्यादा होती है बच्चों तो ये प्रेशर का फॉर्मूला है h ρg। जहाँ डेप्थ ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर जब ज़्यादा होता है, जब प्रेशर अधिक है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इस पॉइंट पे प्रेशर मोर तो वेलोसिटी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किनारे पे देखिए इसकी डेप्थ बहुत कम है यानी प्रेशर लेस, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी मोर होगी। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ गहराई होती है वहाँ का जल बड़ा शांत होता है। इसीलिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, डीप वाटर रन्स काम, यानी जहाँ जहाँ गहराई होगी समुद्र में या नदी में वहाँ का जल ज़्यादा हलचल नहीं करता, शांत रहता है। क्यों? क्योंकि जहाँ गहराई ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर अधिक होता है, और जब प्रेशर अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी वेलोसिटी कम होगी। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। इसी पे बेस्ड एक और रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आंधी तूफान आने पे जो टीन की जो छतें होती हैं वो क्यों उड़ जाती हैं। जैसे ये मैंने आपको दिखा रखा है, एक रूफ को दिखा दिया है। जब आंधी तूफान आता है तो एयर कुछ इस तरह से मूव करती है। एयर का फ्लो भी जो स्ट्रीम लाइंड होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो करती है।
जो छत के ऊपर से एयर जा रही होती है, तूफान आने पर छत के ऊपर वाली जो एयर होती है जस्ट अबव द रूफ, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी मोर, वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अब वेलोसिटी ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो प्रेशर पड़ता है ऊपर से, प्रेशर लेस हो जाता है, प्रेशर कम होता है। लेकिन नीचे यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, एयर की वेलोसिटी लेस होती है, इसलिए यहाँ से जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। यानी रूफ के नीचे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और ऊपर प्रेशर कम होता है। और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से मैं नीचे वाले प्रेशर को P1 कह दूँ और ऊपर वाले प्रेशर को P2, तो P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा होती है, और जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्या करता है कि टीन की छतों को उड़ा ले जाता है। ठीक है, तो ये ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, इसका भी यही रीज़न है। एक हेडिंग आप लोगों को खुद पढ़नी है, वो है मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट, मैं केवल हेडिंग लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद पढ़ेंगे। मैग्नेस इफेक्ट में हम लोग ये देखते हैं कि बॉल स्विंग क्यों करती है, बॉल स्विंग कैसे करती है। मैग्नेस इफेक्ट,